ऑरबिंदो फार्मा, इस स्टॉक के ऊपर दोस्तों लगभग मैंने आप कह सकते हैं एग्जैक्टली 1 महीने के आसपास पहले वीडियो बनाया था। और स्टॉक उस समय जहां ये ट्रेड कर रहा था, आज आप 2-4 रुपए ऊपर नीचे कर लिए, ये स्टॉक आज भी वहीं ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप पिछले 2-3 हफ्तों में देखेंगे, पिछले 2-3 हफ्ते भी नहीं, अगर आप पिछले 1-2 हफ्ते में देखेंगे, जिस तरह से एनालिस्टों की, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आ रही है, वो ये सभी इसमें अब या तो एक्यूमुलेशन या तो न्यूट्रल होने का टारगेट दे रहे हैं। यानी कि इन स्तरों पे तमाम नेगेटिविटी, तमाम प्रॉब्लम्स के बावजूद निवेशकों को अब ये स्टॉक इन स्तरों से काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो ऐसा क्या हो गया है, Q2 में जो क्या प्रॉब्लम्स थी, अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो लगातार आप कह सकते हैं, जो लिकर केस में जो डायरेक्टर की आप कह सकते हैं जो अरेस्ट हुआ, और तमाम यूएस एफडीए से लगातार वार्निंग लेटर्स आना, जो प्रोडक्ट्स हैं उनका रिकॉल करना, ये तमाम बातें स्टॉक में क्या प्राइस्ड इन हो चुकी हैं। क्या यहाँ से निवेशकों को ज़्यादा आप कह सकते हैं डाउन साइड देखने को नहीं मिलता है। कौन कॉल में क्या कहा है कंपनी ने, कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या हाईलाइट्स रही हैं, और क्या आने वाले समय में ट्रिगर हो सकता है, ये तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे दोस्तों। मेरी पर्सनल राय क्या है, और डिस्क्लोजर मैं आपको दे दूं अभी से दोस्तों कि मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की जो इस स्टॉक में दोस्तों जिनको मैं निवेश की सलाह देता हूं दोस्तों, वो इस स्टॉक में निवेशित हो सकते हैं दोस्तों, और आज भी उनमें से किसी ने शायद इसमें खरीदारी की होगी। तो यदि आपको लगता है कि मैं थोड़ा बाइस होकर के बात कर सकता हूं, तो आप वीडियो यहाँ छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों पहले मैं अपनी सलाह से पहले जो तमाम एनालिस्ट हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, जो कॉन्फ्रेंस कॉल्स हैं, उनकी एक एक करके चर्चा करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन पर्सनली मैं बताऊं, यहाँ से ज़्यादा डाउन साइड मुझे नहीं दिखता। हाँ, ऑरबिंदो फार्मा इज़ अ रिस्की बेट, मैं ये आपको बता दूं, एक ये रिस्की स्टॉक रहेगा। और लेकिन यहाँ ज़्यादा डाउन साइड मुझे नहीं दिखता दोस्तों। और जो रिस्क की बात मैं कह रहा हूँ, ये अभी तमाम कंपनीज पे दिख रहा है दोस्तों फार्मा की, चाहे आप ऑरबिंदो ले लें। और अभी अभी खबर ये आ रही है कि जो सन फार्मा है दोस्तों, जी हाँ, सन फार्मा की एक कह लीजिए फैसिलिटी को आप कह सकते हैं वहाँ पे फ्लैग कर दिया है कि वहाँ से भाई आप जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हो उसे हम इंपोर्ट नहीं करेंगे यूएस एफडी की तरफ से। तो ये एफडीए इश्यूज तो अब तमाम जो आप कह सकते हैं फार्मा कंपनीज हैं उनके सर पे कह लीजिए एकदम भूत बन के दोस्तों आप कह सकते हैं मंडरा रहा है। और इसे आप कह सकते हैं एक टॉप लेवल पे के लिए इन तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं इसे सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ ऑरबिंदो फार्मा की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तार मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ ऑरबिंदो फार्मा की। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूँ मैं आपको ऑरबिंदो फार्मा की एनालिसिस की तरफ। देखिए, ये रहा ऑरबिंदो फार्मा। आप आज आप देखेंगे ना, तो ये ऊपरी स्तरों से वापस से एक ग्राफ दिखाया, और अब आप देखें यहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, और आप देखिए ये कंसोलिडेशन जारी है। और यहाँ से ना दोस्तों गिरावट की बातें कम कही जा रही हैं, ठीक है। और क्या हो गया ऐसा इस ऑरबिंदो फार्मा में, तो देखिए एक एक करके बात करता हूँ। सबसे पहले वो कौन से ब्रोकरेज हाउस है जो उसमें काफ़ी बुलिश है, देखिए आप। सबसे पहले प्रभुदास लीलाधर, देखिए इनका कहना है एक्यूमुलेट ऑरबिंदो फार्मा 550 का टारगेट दिया जा रहा है। यानी जिस लेवल पे दोस्तों अभी वो ट्रेड कर रहा है वहां से अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 20-25% के आसपास की तेजी की बात कही जा रही है। नेक्स्ट है दोस्तों मोतीलाल ओसवाल, ठीक है। उनका कहना है इसमें स्टांस न्यूट्रल हो रखा है ऑरबिंदो फार्मा में, और वो 500 का टारगेट दे रहे हैं। यानी करंट जिसमें वो ट्रेड कर रहा है वहां से अप्रॉक्स 10% की अपसाइड की बात की जा रही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, ये जो अगली जो रिपोर्ट दिखा रहा हूँ वो मेरी फेवरेट डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस है, और उनकी रिपोर्ट मुझे वाकई में बहुत अच्छी लगती है, और मैं काफ़ी उन्हें प्रेफर करता हूँ जब भी अपनी एनालिसिस करता हूँ। और वो है आईसीआईसीआई डायरेक्ट दोस्तों। और उसने होल्ड की सलाह दी ऑरबिंदो फार्मा में, और टारगेट 540 का रखा है। यानी अगेन करंट जिसमें ट्रेड कर रही है ऑरबिंदो फार्मा वहां से 20% का अपसाइड दोस्तों, ठीक है। अब एक एक करके बात करते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या है, और कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या है, और आने वाले समय में ट्रिगर क्या है। देखिए सबसे पहले है Q2 की कुछ प्रॉब्लम्स, जो कि नो डाउट आपको बिल्कुल भी आप कह सकते हैं उसे डिनाई नहीं कर सकते, उसे पीछा नहीं छोड़ा सकते। लोवेस्ट क्वार्टरली एबिटा मार्जिन लास्ट 5 इयर्स, पिछले 5 सालों में लोवेस्ट क्वार्टरली एबिटा मार्जिन था ऑरबिंदो फार्मा का दोस्तों। सेल्स डिक्लाइन बाय 3% ईयर ऑन ईयर, जो सेल्स में दोस्तों गिरावट थी वो 3% की थी ईयर ऑन ईयर, टू
57 बिलियन रुपीस, जो कि आप कहते थे एस्टिमेट किया गया था 64 बिलियन रुपीस का, उससे घट करके 57 आई थी सेकेंड क्वार्टर फाइनल 23। ठीक है, प्रेशर कहाँ पे था देखिए, जो ओवरऑल फॉर्मुलेशन सेल्स दोस्तों वो 8% टूटी थी ईयर ऑन ईयर। जो रेवेन्यू फ्रॉम यूएस था फॉर्मुलेशन था वो 11% ईयर ऑन ईयर दोस्तों हुआ था 226 बिलियन रुपीस में, जो कि 18% डाउन था कांस्टेंट करेंसी के टर्म्स में दोस्तों। यानी आप इसमें देखेंगे तो जो ओवरऑल यूएस का प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा प्रेशर बना के रखा हुआ है ऑरबिंदो फार्मा में। ठीक है, जो रेवेन्यू फ्रॉम एआरवी थी दोस्तों एंटी रेट्रोवायरल में, तो उसमें 13% इंक्रीज हुआ था ईयर ऑन ईयर। ठीक है, जो सेल्स ग्रोथ और मार्केट ग्रो हुआ था 17%। ठीक है, फॉर्मुलेशन सेल्स फ्रॉम यूरोप ग्रोथ 32% ईयर ऑन ईयर। जो फॉर्मुलेशन सेल्स है यूरोप में वो बढ़ती हुई दिखाई दी थी। लेकिन प्रॉब्लम जो थी दोस्तों वो मार्जिन थी, बहुत प्रॉब्लम थी। वो कितनी बड़ी थी, ग्रॉस मार्जिन कॉन्ट्रैक्टेड बाय 260 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर टू 55.3% ड्यू टू स्टीप कंपटीशन द यूएस। ये जो यूएस में कंपटीशन है ना दोस्तों ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और यूएस में कंपटीशन के कारण जो प्राइस है वो इतने बड़े स्तर पे इरोड हो रहे हैं, और उसका सीधा असर आपको इनके मार्जिन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप देखें एबिटा फेल बाय 30% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, रेवेन्यू ग्रो बाय 3% ईयर ऑन ईयर, वाइल एबिटा पैट फॉल 22% 28%, यानी एबिटा 22%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 28% गिरा, जबकि सेल्स आपकी 3% बढ़ी है। तो आप समझ जाइए कितना ज़्यादा प्रॉब्लम था एबिटा मार्जिन में। और रीज़न सिर्फ एक है दोस्तों, वो है कंपटीशन। जो जेनरिक मेडिसिन की जो सप्लाई है वो इतनी ज़्यादा हो चली है कि जो अमेरिकी बाजारों में जो प्राइस इरोशन है वो बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये तो होगी दोस्तों प्रॉब्लम्स, जो छोटा जो आप कह सकते हैं एक प्रथम दृष्टया है ना प्रॉब्लम क्या थी, साफ है वो है एबिटा मार्जिन्स की। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि की कॉन कॉल टेक अवे क्या था। जो कॉन्फ्रेंस कॉल में थी उस पर जो की टेक अवेज थी उससे हमें क्या समझना है। तो देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूएस सेल्स, तो उसी की बात सबसे पहले की गई है, वो है यूएस सेल्स। कंपनी लॉन्च 6 न्यू प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग 2 इंजेक्टेबल्स इन द यूएस मार्केट। कंपनी ने यूएस 206 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जिसमें 2 इंजेक्टेबल्स में आते हैं। ठीक है, फाइल 14 एनडीएस, 14 एनडीए इन्होंने फाइल किए हैं जिसमें 2 इंजेक्टेबल थी। शार्प वॉल्यूम डिक्लाइन इंजेक्टेबल में हुआ था दोस्तों। ठीक है, जो इनके इंजेक्टेबल बिजनेस है वहां पे शार्प डिक्लाइन देखने को मिला था। शेल्फ स्टॉक एडजस्टमेंट इन वेसोप्रेसिन एंड सिंगल डिजिट प्राइस इरोशन। ठीक है, आपके जो वेसोप्रेसिन है उसमें जो शेल्फ स्टॉक है दोस्तों उसको एडजस्ट किया गया और प्राइस इरोजन सिंगल डिजिट में देखने को मिला। इट एक्सपेक्ट्स टू लॉन्च 20+ प्रोडक्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 23 एंड एक्सपेक्ट टू फाइल 30+ प्रोडक्ट एवरी ईयर। यानी फाइनेंशियल 2000 आप कह सकते हैं 23 में 20 नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की बात कही जा रही है, जिसमें से उसके बाद दोस्तों 30 से ज़्यादा प्रोडक्ट हर साल ये लॉन्च करेंगे ऑरबिंदो फार्मा। ओवरऑल रिपोर्टेड यूएस इंजेक्टेबल सेल्स ऑफ $49 मिलियन। ठीक है, जो कि 28% कम थी ईयर ऑन ईयर। और ये जो बात कही जा रही है दोस्तों कि भाई जो इंजेक्टेबल बिजनेस में शार्प डिक्लाइन था उसका साफ असर देखने को मिल रहा है। और इन Q2 गाइडेंस ऑफ $650+ मिलियन, स्पेशलिटी सेल डिलेड बाय ईयर 2 फाइनेंशियल ईयर 25 विच फैक्टर इन जीरेविलमिड लॉन्च। ठीक है, दोस्तों जो स्पेशलिटी सेल्स है वो 1 साल के लिए और बढ़ा, उसका डिले हो गया है, और यही कारण है कि जो मार्जिन है ये उतने अच्छे से इंप्रूव नहीं हो पाए हैं। आगे है द कंस्ट्रक्शन एट वाइजैक प्लांट इज कंप्लीट एंड द कंपनी प्लान टू टेक एग्जिबिट बैचेस इन सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल 23। जो वाइजैक प्लांट है दोस्तों वो भी अब ओपन हो जाएगा, और जो सेकेंड हाफ है वहां से काफ़ी थोड़ी आप कह सकते हैं कुछ चीज़ें आनी शुरू भी हो जाएंगी। कंपनी विल स्टार्ट फाइलिंग फ्रॉम इट्स वाइजैक प्लांट फॉर फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल 23 टारगेटिंग फाइलिंग फॉर यूएस, यूरोप एंड इमर्जिंग मार्केट। और ये वाइजैक का जो प्लांट है दोस्तों जिसकी मैं बात कर रहा हूँ खुलने वाला है, कंप्लीट हो चुका है जिसका कंस्ट्रक्शन, वो इतना ज़्यादा रेलेवेंट, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वहाँ से वाइजैक प्लांट से जो कि फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल 24 से वहाँ पे फाइलिंग शुरू कर दी जाएगी, मेनली यूएस के लिए, यूरोप के लिए और इमर्जिंग मार्केट के लिए वहाँ से फाइलिंग शुरू कर दी जाएगी। इसीलिए इन स्तरों पे आप कह सकते हैं ऑरबिंदो एक अच्छा स्टॉक दिख रहा है। लेकिन मैं फिर कहूँगा
ये जो मैनेजमेंट इशू है ना दोस्तों, ये दूर रहने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक है, कैपेक्स वॉट एट $81 million इन सेकेंड हाफ इन Q2 of which $31 million towards PLI scheme and guided annual capex of $150 million। ठीक है भाई, नेट कैश भी $337 million में स्टैंड रखता है सेकेंड हाफ में, विच इज केप्ट एज अ रिजर्व एंड could potentially use for debt ridden and two important project including पेंसिलिन प्रोजेक्ट। इनके पास कैश भी अच्छा दोस्तों $337 million का, जो ये कुछ डेट कंप्लीट करने में, और जो इनके दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं पेंसिलिन प्रोजेक्ट, ये जिसमें से एक इंक्लूड होता है पेंसिलिन प्रोजेक्ट, उसमें शायद यूज करें। ठीक है, नाउ मिस्टर शरत रेड्डी प्रमोटर सन हैज बीन रिलीव फ्रॉम हिज एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पोस्ट रिसेंट अरेस्ट बाय ईडी। और जो ये शरत रेड्डी दोस्तों प्रमोटर के जो इनके सन हैं, उनको तमाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिंदो फार्मा की उसे रिलीव कर दिया गया है जैसे ही उनकी अरेस्ट हुई ईडी में। यानी कि देखिए, कंपनी फेस सेविंग तो कर रही है, लेकिन ऑलरेडी इतनी ज़्यादा ट्रबल में आ चुकी है कि कुछ भी आप कैसे कुछ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट हो नहीं सकता है। मैं आप कह सकते हैं कि भाई जो तमाम नेगेटिव है, जो भी तमाम प्रॉब्लम्स है, वो ऑलरेडी शायद प्राइस्ड इन हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की कि आखिर आने वाले समय में कौन से वो ट्रिगर्स हैं, की ट्रिगर्स हैं जो स्टॉक के प्राइस को ऊपर ले जा सकते हैं। देखिए, की ट्रिगर फॉर फ्यूचर प्राइस परफॉर्मेंस। देखिए, सबसे पहले एज पर IQVIA जून 22 और विंडोज 741 ANDAs have an addressable US market size of $137.8 billion while UGA's ANDA cover $26 billion। IQVIA दोस्तों एक कह लीजिए आप एक संस्था है, एक रेप्यूटेड संस्था है जिसकी हमेशा जो भी ब्रोकरेज या डोमेस्टिक या फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेज जब भी कोई रिपोर्ट निकालती हैं तो इन्हीं की मार्केट शेयर को लेकर के, जो भी एक दवा की मार्केट शेयर हो सकती है, इसी को कोट करती हैं। तो इनका मानना है कि भाई जून 2022 के हिसाब से कि जो ऑर्बिंदोस की जो आप कह सकते हैं जो ये 741 ANDAs है दोस्तों, इनकी एड्रेसेबल साइज $137.8 बिलियन है, जो कि एक ह्यूज अमाउंट होता है दोस्तों। और इन स्तरों पे एक आप कह सकते हैं तेजी की बात कही जा रही है। Aurobindo has one of the most enduring generic ecosystem among peers, but recent CGMP related issues have some of the plant continue to weigh। देखिए, ये बात तो एक बात समझ लीजिए आप, जितना बड़ी ताकत, जितनी बड़ी पावर ऑरबिंदो फार्मा की जेनरिक में है, इसके बराबर और कोई भी नहीं है दोस्तों। लेकिन जो इश्यूज इतने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आ गए हैं, इश्यूज के प्राइस इरोशन कितने ज़्यादा आ गए हैं कि इसके शेयर प्राइस में ये तमाम निगेटिविटी अब आप कह सकते हैं शो हो रही है। नाउ द कंपनी प्लान्स टू वेंचर इनटू कॉम्प्लेक्स एरिया लाइक बायोसिमिलर वैक्सीन्स एंड कॉम्प्लेक्सिक इंजेक्टेबल्स। एडिशनली participation in the PLI scheme will enhance its backward integration in antibiotics, open new revenue streams। देखिए, जेनरिक में प्रॉब्लम दिखने के कारण अब जो ऑरबिंदो फार्मा है, ये कुछ अन्य चीज़ों में जो कि एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि बायोसिमिलर्स, वैक्सीन और कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स, उसमें अपने आप को कह लीजिए लाने की कोशिश कर रही है, उसमें वेंचर करने की कोशिश कर रही है। और जो ये पार्टिसिपेशन किया इन्होंने PLI स्कीम में दोस्तों, वो इन्हें हेल्प करेगी एंटीबायोटिक्स के कह लीजिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन में, और कुछ नए और कह सकते हैं आयाम, कुछ नए दरवाजे रेवेन्यू के खोल सकते हैं। ठीक, आगे है it engages in continuous US filing and launches incremental launches and filing in the rest of the world markets along with site transfer and supplies for product covered under European deals। ठीक है भाई, रेस्ट ऑफ प्रोडक्ट में लगातार प्रोडक्ट लाते रहते हैं, वो तमाम जो के लिए फाइलिंग करते रहते हैं प्रोडक्ट अप्रूवल की। तो ये तमाम चीज़ें देखते हैं मुझे एक चीज़ लगता है दोस्तों, ये जो न्यूट्रल का स्टांस है वो मुझे ऑरबिंदो में अभी सही लगता है। कोई एग्रेसिव बाइंग तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ, यदि आप थोड़े से एग्रेसिव प्लेयर हैं तो इन स्तरों पे ऑरबिंदो फार्मा में एक्यूमुलेट ज़रूर किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, और मैं कहूँगा शॉर्ट टू मीडियम टर्म प्रॉब्लम साफ देखने को मिलेंगी, और जो सबसे बड़ा या तो कहते हैं प्लस पॉइंट या नेक्स्ट फेज ऑफ गिरावट होगा, वो Q3 के नंबर्स होंगे। यदि आप एक बहुत ज़्यादा डिफेंसिव प्लेयर हैं, इस स्टॉक से तो पहले ही दूर रहें दोस्तों। अगर आप ऑरबिंदो मेरे पुरानी वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, एक बात मैं हमेशा कहता चला आ रहा हूँ कि ऑरबिंदो फार्मा से वो निवेशक दूर रहें जो वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते, जो ज़्यादा रिस्क टेकर नहीं है। क्योंकि जब मैं कहता था तब कमेंट सेक्शन में बहुत आप कह सकते हैं नेगेटिव कमेंट्स आते थे कि भाई ये है लेकिन रिटर्न दे ही देता है,
लेकिन जब स्टॉक में प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, गिरावट शुरू हुई, तब समझ में आया कि मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, क्यों स्टॉक ये एक रिस्की स्टॉक है दोस्तों। ठीक है, लेकिन करंट लेवल पे मुझे एक्यूमुलेट का लगता है लॉन्ग टर्म के लिए। बट मैं फिर कहूँगा वो निवेशक जो वॉलेटिलिटी नहीं देख सकते, वो निवेशक जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो सकते, या आप कह सकते हैं रिस्क कम लेते हैं, वो इस स्टॉक से प्लीज़ दूर रहें। वरना करंट लेवल में स्टॉक एक बाइंग लेवल में तो ज़रूर दिखता है दोस्तों, क्योंकि तमाम जो नेगेटिविटी होनी थी, तमाम जो इश्यूज होने थे, इसके स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट हो चुके हैं। तो यदि आपको मेरी एक छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।